हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योद्धा डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों को फील्ड से ही मिलता जुलता है। क्या आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं? ऑब्वियस सा बात है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता होगा आप लोग को। ठीक है, काम करना ही पड़ेगा। काम करने के लिए क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगा, और पावर तो फिर इनबिल्ट आता है। तो हम लोग वही वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, एकदम आसान सा चैप्टर है, एकदम इजी इजी क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, इजीली हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या दिक्कत होगा, और फिर साथ ही में न्यूमेरिकल्स कुछ अटैच करके सॉल्व करते जाएंगे। आइए, वर्क क्या होता है पहले वो बताइए। वर्क क्या होता है? बेसिक्स लैंग्वेज में बताइए, वर्क होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे तो इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, इस पे कुछ फोर्स लगाएं, इसमें मूवमेंट हुआ, थोड़ी देर के बाद, टी टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। इसका अपना इनिशियल पॉइंट से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस मूव किया तो वर्क आ जाएगा उसके पास। हम कुछ काम करेंगे, हम बोल सकते हैं हम लोग कुछ काम किए हैं। काम कब किए? कंडीशन क्या होना चाहिए? उस पर फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर बॉडी में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वर्क होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसको वेक्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, वेक्टोरिकल फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलने का मतलब W इक्वल टू एफ डॉट आर, और एफ डॉट आर डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग ब्रेक करते थे तो क्या आता था? अगर हम लोग ए डॉट बी वेक्टर में पढ़े, अगर हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो ए का मैग्नीट्यूड ले लेते थे, बी का मैग्नीट्यूड ले लेते थे, और साथ में cos थीटा अटैच हो जा रहा था। ठीक है, उसी तरह वर्क के लिए क्या? फोर्स डॉट आर। ठीक है, तो एफ आर cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इधर हम f को r से मल्टीप्लाई करें या r को f से मल्टीप्लाई करें, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। हम 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, दोनों तो एक ही चीज आ जाएगा, दोनों एक ही चीज, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्क किस पे डिपेंड करता है? हमको दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में, साथ ही साथ उन दोनों के बीच एंगल में भी, क्योंकि एंगल वाला टर्म भी आया हुआ है थीटा। ठीक है, cos थीटा वाला टर्म भी आया हुआ है। अब वर्क डन 3 टाइप का मिलेगा। वर्क 3 टाइप का मिलेगा। कैसा कैसा? पॉजिटिव वर्क मिलेगा, नेगेटिव वर्क मिलेगा, और जीरो वर्क मिलेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? हमको पता है फोर्स तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा, तो जाहिर सा बात है थीटा पे डिपेंड करेगा। तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्टेंस जो है, वो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है कहीं, ठीक है, या फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो कैसा हो जाएगा वो? किस टाइप का वर्क? किस टाइप का वर्क? जीरो वर्क। ठीक है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री पे होगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। cos 0 1 हो जाएगा तो वर्क कितना हो जाएगा? F इंटू आर। ठीक है, और तीसरा नेगेटिव वर्क जब cos 180 हो। ठीक है, इसका मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपस में एंटी पैरेलल 180 एंटी पैरेलल। ठीक है, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, और डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं ml2 t-2। कैसे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है कितना? mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का l ml2 हो जाएगा, l का 2 t का -2, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव कब होगा? इतना तो पता चल गया, जब दोनों पैरेलल हो। ठीक है, जब दोनों पैरेलल हो, कोई भी कंडीशन, पुशिंग, ठीक है, पुशिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम धक्का मार रहे हैं, इस तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ही कहीं होगा। तो क्या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में है? क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, F इधर, डिस्प्लेस भी इधर किया, दोनों के बीच का डायरेक्शन पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो वो कैसा वर्क हो गया? पॉजिटिव। एंटी पैरेलल के लिए बताते हैं कौन सा कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा? कौन सा कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा? पुल करेंगे, तो पुल भी करोगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचोगी तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर ही होगा, वो भी तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क में क्या होना चाहिए? जिधर फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए।
फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर, ऐसा तो ड्यू टू फ्रिक्शन बोलना पड़ेगा, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्क किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन पीछे लगता है और हम लोग मूव करते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे होता है। तो दोनों के बीच का एंगल 180 एंटी पैरेलल है, इसलिए वो वर्क डन नेगेटिव और वर्क डन जीरो का। मान लो ये कुली है, कुली अपना सर पे सामान रखा, तो ये सामान फोर्स किधर लगा रहा है, क्या समान फोर्स नीचे लगा रहा है, और कुली किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 हुआ, तो एंगल 90 हो गया तो वर्क डन कितना, जीरो, कोई दिक्कत। इसका मतलब कुली काम नहीं करता, उसको फ्री का पैसा, इसका मतलब कुली तो काम नहीं करता, वर्क डन तो जीरो हो गया। मतलब बहस करना, फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, ठीक है। अब ऊपर जो टॉपिक पढ़े वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो 10 ही न्यूटन का फोर्स यहां भी लगा रहे हैं, यहां भी लगा रहे हैं, यहां भी यहां तक लाने में 10 ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चेंज नहीं कर रहा फोर्स। उसके लिए वो वाला फॉर्मूला वैलिड है, कौन वाला, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट आर। एफ डॉट आर ये किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए। जब वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के वजह से पूछेगा तब ये वाला कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। अब अगर फोर्स वेरी कर रहा है, अब अगर फोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है, तो ये देखो, रेयरली वी कम अक्रॉस कांस्टेंट फोर्स, इट इज वेरिएबल फोर्स व्हिच इज मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड, ठीक है। वेरिएबल फोर्स बहुत जगह मिलेगा, तो वेरिएबल फोर्स के लिए फिर वही इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लोग यूज करेंगे। वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट यूज करेंगे और कुछ नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा। मान लो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम बोले, कोई ऑब्जेक्ट को हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक एलिमेंट्री पार्ट लिए dx लेंथ का, ठीक है। हम बोले कि इसको टोटल x डिस्टेंस मूव करने के लिए एक वेरिएबल फोर्स हम यूज कर रहे हैं, तो छोटा सा डिस्टेंस में कुछ छोटा सा वर्क डन करेंगे, वो कितना होगा, जितना फोर्स होगा इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, f डॉट dx, ठीक है। dx लिखो, ds लिखो, हर जगह अलग अलग चीज मिलेगा, काम वही है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा वर्क डन। तो वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को क्या बोल सकते हैं, एफ डॉट dx का इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक अगर हम बोले तो इसका इनिशियल पॉइंट अगर हम बोल दिए 0 है, तो कहां से कहां तक जाना हमको, 0 से x तक जाना है, ठीक है। 0 से x तक जाना है तो हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये वेरिएबल फोर्स के लिए होगा। वेरिएबल फोर्स के लिए हमको देखना पड़ेगा कि फोर्स कैसे डिपेंडेंसी है। जैसे मान लो कि फोर्स दे दी है, फोर्स बोला कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। बोला कि फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और बोला कि तुमको जाना है x इक्वल टू 1 से लेकर के, x इक्वल टू 1 मीटर से लेकर के x इक्वल टू 5 मीटर ले लो, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, तो हम अभी फॉर्मूला देखें, वर्क डन क्या हो गया, एफ डॉट ds dx, जो बोलो लिमिट कहां से कहां, 1 से 5, ये रहा 1, ये रहा 5। फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब क्या इसका इंटीग्रेशन आता है, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू dx, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पढ़ा, अच्छा बता दे रहे, रुक जाओ। x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो फोर्स कितना था, चलो डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हो। वर्क था मेरा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। ये 1 से 5, अभी हमको फिलहाल लिमिट को छोड़ दो, भी रहने दो। 3x स्क्वायर इंटू dx, 3x स्क्वायर इंटू dx, अगर हम बोले ये 3x स्क्वायर dx, इसका क्या हो जाएगा, 3 तो एज इट इज रह गया, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल। तो ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया मेरा, x क्यूब। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x होगा, क्या इंटीग्रेट करके इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लिमिट पुट करना कहां से कहां, 1 से 5, ठीक है। पहले हम लोग 5 पुट करते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना, 125, 5 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया, 125 माइनस 100 प्लस 5, 105
और -1, तो वर्क डन कितना आ गया 104 जूल। तो वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालेंगे पता चला। एक तो इंटीग्रेशन मेथड हो गया, अगर वर्क तुम्हारा पोजीशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो इक्वेशन दे दिया है तो इंटीग्रेट कर देंगे। और दूसरा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देके रखा हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देके रखा हुआ है तो उस ग्राफ का एरिया निकाल दो, उस ग्राफ का एरिया निकाल दो, वो वर्क देगा। ठीक है, एरिया अंडर एफएस ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव्स वर्क डन, एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव्स क्या, वर्क। अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया है तो उसको इंटीग्रेट करके निकाल लिए। इंटीग्रेशन का मेथड कैसे है, ऐसे नॉर्मली है। और अगर एरिया ग्राफिकल मेथड में दिया हुआ एफ और एक्स का ग्राफ, तो सिंपली हम लोग उस ग्राफ के अंदर वाला पोर्शन जो आएगा उसका एरिया निकाल देंगे। ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन। अगर हमको बोला कि यहां से लेकर के, अगर हमको बोला यहां से लेकर के यहां तक, इनिशियल से फाइनल तक में कितना काम किए, तो उस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे और वो परफेक्ट शेप मिलेगा। यहां तो बस दिखाने के लिए ऐसे बना दिया है, वहां परफेक्ट शेप मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, ट्रेपीजियम मिलेगा, तो उसका एरिया का फॉर्मूला लगा के सिंपली हम लोग निकाल लेंगे। इतना दूर में कोई दिक्कत। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, समझ आ गया। पावर क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर सबसे आसान टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक भी है, पावर में कुछ नहीं है। किस रेट से काम कर रहे हैं उस रेट को पावर बताएगा। ठीक है, तो रेट कभी भी आ जाता है तो ऑब्वियस सा बात है नीचे में टाइम से डिवाइड कर दे, जिस भी चीज के साथ रेट अटैच है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हम एक्सेलरेशन में पढ़े थे, वहां भी रेट था, तो हम लोग क्या करते थे, एक्सेलरेशन को कैसे निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम कर देते थे। रेट जहां भी आ गया वहां मतलब टाइम से डिवाइड होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम से डिवाइड हो जाएगा। यहां क्या बोला, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम हम लोग किस रेट से कर रहे हैं वो पावर हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पावर का, वर्क डन बाई टाइम टेकन। ठीक है, और वही इंस्टेंटेनियस पावर का बात करेगा तो हम लोग को पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे इंस्टेंटेनियस वर्ड आएगा हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड लगा देंगे। वो एक पर्टिकुलर मेथड के लिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए पूछा तो वो dw/dt कर देंगे। ठीक है, पावर कैसा यूनिट, वर्क बाय टाइम है, तो इधर हम बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड और इसी को वाट भी बोला है, जूल पर सेकेंड को वाट बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। पावर का डायमेंशन निकाल सकते हैं, पावर क्या, वर्क बाय टाइम, वर्क का कितना ml² t-2 डिवाइड बाय t, तो ये ऊपर जाएगा t-3 हो जाएगा, ml2 t-3, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना। अब पावर का एक और फॉर्मूला है, पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। डिफरेंशिएट कर दिए तो पावर जो है वो dw/dt, वर्क डन क्या होता था F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट में ले तो F डॉट S बाई dt, F बाहर निकाल लिए क्योंकि F का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, F डॉट ds बाई dt, और क्या ds बाई dt वेलोसिटी होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता था, तो ये F डॉट v आ गया। तो यहीं से पावर का एक और फॉर्मूला निकल के आया F डॉट v। हमको ये भी पता चल गया, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट देखे हमको ये पता चल गया कि पावर भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यूज है। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे ब्रेक करेंगे हमको पता है, जो भी क्वांटिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता था, किसके किसके बीच का एंगल, जो भी दो क्वांटिटी है उसके बीच का। ठीक है, वहां पर क्या था, वर्क डन में किसके किसके बीच का एंगल था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। यहां पर किसके किसके बीच का एंगल होगा, फोर्स और वेलोसिटी का, कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट हम लोग पढ़े थे एफपीएस। ठीक है, एफपीएस यूनिट में पावर का यूनिट जो है वो हॉर्स पावर है। ठीक है, ये अभी भी यूज होता है, और इसका कन्वर्जन बहुत बार पूछता है, वाट में ही याद रखो, किलोवाट में तुम चेंज कर सकते हैं। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होगा। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें कि क्या हो जाएगा तो वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, उसी को हम लोग एनर्जी से डिफाइन करेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कितना हम लोग काम करने का क्षमता रखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एनर्जी बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बॉडी पे वर्क करेंगे, ठीक है, बाहर से सराउंडिंग से कुछ वर्क होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, अब जब कोई बॉडी सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो ऑब्वियस सा बात है एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, हम यहाँ तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम एनर्जी लूज कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहा है तो एनर्जी गेन कर रहा है। अब डिपेंड करता है कितना गेन कर रहा है। ठीक है,
तो एनर्जी कैसा क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है। कभी यूनिट सेम जो वर्क का है, ठीक है, सेम जो वर्क का है वही उसका एसआई यूनिट जूल या न्यूटन मीटर बोलो। डायमेंशनल फॉर्मूला भी एनर्जी का सेम, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम। अब एनर्जी बहुत सारे टाइप में मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, हीट, साउंड, लाइट, बहुत सारा है, ठीक है। हम लोग को बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। हम लोग को बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पे, मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन, तो मोशन के साथ जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग कैसा एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी। इसी दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोले, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल। क्या इतना दूर कोई दिक्कत, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को ही मैकेनिकल बोले। काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट में मोशन रहेगा, जब कोई बॉडी में मोशन का इन्फ्लुएंस रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगा उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, उस वक्त जो बॉडी में एनर्जी होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। एनर्जी किसको बोलेंगे, अभी तुरंत बताएं कि अगर बॉडी में क्या चीज है, कौन सा क्वांटिटी है, मोशन, ठीक है। अगर बॉडी में मोशन है तो कैसा एनर्जी होगा, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में मोशन है और उस वजह से उस बॉडी में एनर्जी आया तो वैसा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। अब गन से बुलेट मारेंगे तो बुलेट निकला तो उसके पास कौन सा एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी गेन हुआ। बुलेट निकला तो उसके पास वेलोसिटी आया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर एम क्या है, जो भी बॉडी के पास वेलोसिटी है उसका मास। अब ये रिलेशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पी स्क्वायर बाई 2m, कहां से आएगा, पी क्या है, पी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है। पी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं, वो एंगुलर मोमेंटम था, mv, p इक्वल टू mv, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम अपने मर्जी से मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर में क्या एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में एम हो जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर हो जाएगा। और हमको पता है कि एम वी जो है वो मोमेंटम के इक्वल है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर के, और नीचे में 2m, तो यहीं से ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पी स्क्वायर बाई 2m होगा। कोई दिक्कत, मोमेंटम भी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास तो कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास नहीं चेंज करेगा, ठीक है। इसीलिए ये दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन आ गया। अब एनर्जी जो है वो हमको पता है स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन अब लीनियर मोमेंटम का जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम का जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। इसीलिए यहां पर हम लोग ये रिलेशन को यूज कर सके। अदरवाइज लीनियर मोमेंटम अपने में एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर और स्केलर को कभी हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है इसीलिए हम लोग फिर यूज कर लिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। अब यहां ध्यान देना, जितना भी फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टोटल वर्क डन, ठीक है, बाय ऑल द फोर्सेस। जितना भी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितना भी टाइप का फोर्स है, एयर फ्रिक्शन की वजह से आए या हम जो उसको उस पर अप्लाई करें, वो सारा किसके इक्वल होगा, चेंज इन क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम बोल सकते हैं टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसी को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा हाफ एम, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। यू ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या सिंपल में अब इसको m कॉमन ले सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, यही होगा वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां वी क्या है उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव। कैसे बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा मतलब इनिशियल ज्यादा होगा कि फाइनल ज्यादा होगा,
हाँ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है मतलब फाइनल ज्यादा होगा। अगर ये वाला क्वांटिटी ज्यादा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है वर्क डन प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। वही यहाँ लिखा है कि अगर वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, हम बोल सकते हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम कैलकुलेट किए वैल्यूज, अगर वर्क डन का वैल्यू कुछ भी आया, मेरा मान लो 2 जूल आया, ये प्लस में आ रहा है, प्लस में है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं देख करके कि काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का इंक्रीज कर रहा है। और वही उसका उल्टा, अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, कोई दिक्कत। और फिर वही वेरिएबल फोर्स के लिए वही सेम चीज है, वेरिएबल फोर्स के लिए फिर वही सेम चीज है, एफ डॉट डीएक्स करेंगे इनिशियल से फाइनल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए भी सेम चीज आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, और निकालेंगे कैसे, वही एरिया अंडर द ग्राफ। एफ एस देखो, एफ एक्स देखो, कहीं भी लिखा रहेगा। अब दो टाइप का फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो जो पाथ डिपेंडेंट होगा उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट होगा, अगर पाथ से कोई लेना देना नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं से भी कहीं चले जाए, ठीक है, उसका कोई भी पाथ हो, उससे अगर कोई लेना देना नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट है पाथ का, ठीक है, पाथ से कोई लेना देना नहीं है, तो वैसा फोर्स को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। और अगर पाथ पे डिपेंड करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव। अगर क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन है 0, तो वो कैसा फोर्स, क्लोज पाथ बोलने का मतलब, मान लो कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से गया, यहां से निकल के कुछ भी मान लो यहां से इधर चला, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, और यहां से फिर यहां चला गया, यहीं से स्टार्ट किया। मान लो एक रेक्टेंगल बना, छोड़ो उसको, क्लियर करो अच्छे से। ये ग्राफिकल है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां, यहां से आया यहां, यहां से फिर चल के यहां आया, और यहां से वापस यहां आ गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अगर वर्क डन बाय अ क्लोज पाथ 0 है, ठीक है, क्लोज पाथ है, ये दिख रहा है, अगर इसका वर्क डन हम कैलकुलेट करें तो क्या 0 आएगा, 90 डिग्री पे। या हम डायरेक्टली बोल भी तो सकते हैं, वर्क डन क्या था, एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां थे वहीं पे पहुंच गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया। तो अगर वैसा वर्क डन ओवर क्लोज पाथ अगर 0 आ गया तो वो कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव। अगर नॉन 0 होगा तो नॉन कंजर्वेटिव, कोई दिक्कत नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी बार बार काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन दोनों का सम जो होगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड रहेगा, वहीं पर यहां पर नॉट कंजर्व्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेज में, नॉन कंजर्वेटिव में कैन नॉट बी डिफाइंड। कैसा कैसा एग्जांपल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, हमको ऑब्वियस सा पता है, फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होता है, एयर ड्रैग में एनर्जी लॉस होता है, विस्कस फोर्स में एनर्जी लॉस होता है, तो इसलिए ये सारा किस में आ गया, नॉन कंजर्वेटिव में। और अगर ध्यान से देखना तो जिसमें जिसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा वो सारा कंजर्वेटिव होगा, और वो पढ़ा हुआ होगा। क्या कभी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना हुआ है, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुना हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सुना हुआ है, वो सब कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। जिसमें जिसमें पोटेंशियल वर्ड अटैच करके सुना हुआ है वो कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव। कभी भी हम लोग फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुने तो वो फ्रिक्शन उधर, विस्कस पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुने तो वो उधर। ये भी कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन आफ्टर दे रिमूव फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। लैंग्वेज में नहीं घुसना है, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा, जब वर्क करेंगे तभी आएगा, ठीक है। कुछ वर्क करेंगे बॉडी में, वही वर्क डन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या, वर्क डन का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ डॉट एस वैसे हम लोग लिख लेते हैं पहले, इसको हम लोग एफ एस कॉस थीटा बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ये ग्रेविटी वाला एकदम आसान लो, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया, ये ग्राउंड लेवल से h हाइट पर है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से h हाइट पे, तो थोड़ी देर के बाद इसका पोजीशन चेंज होगा, यहां से ड्रॉप किया तो ये थोड़ी देर के बाद यहां पर गिर जाएगा, ठीक है। उसको वहां से वहां तक गिरने में क्या फोर्स उस पे नीचे के डायरेक्शन में लग रहा था, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो क्या cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वर्क डन F इंटू एस होगा। अब जब नीचे आएगा तो फोर्स कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, सेकंड लॉ से हमको पता है फोर्स का वैल्यू, तो जब नीचे आएगा तो ऑब्जेक्ट का मास
नीचे आएगा एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू अभी नहीं ले रहे, केवल जी ले रहे हैं। हाँ, नीचे आने टाइम जी का वैल्यू प्लस लेते हैं, तो m इंटू जी, और वो कितना डिस्प्लेस किया, h, तो यहीं से इक्वेशन बना, ये वर्क डन आया mgh, और बोला कि यही वर्क डन जो है बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आया हमारा mgh। ठीक है, कोई दिक्कत, यहीं से आया डिराइव करके। अब पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है। अब अगर फोर्स रिपल्सिव है, दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स रिपल्सिव है, लाइक चार्जेस, ठीक है, या अनलाइक चार्जेस, तो वर्क जो होगा एक्सटर्नल एजेंट तो इंफिनिटी से रिस्पेक्टिव लोकेशन लाने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा हमको। अगर दो ऑब्जेक्ट जो है सिमिलर ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग लाइक चार्जेस ले लो, लाइक चार्जेस के ऐसे छोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा, हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखो तो मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज, क्या हम इसको हल्का सा इधर फोर्स दे देंगे तो ये इधर आना चाहेगा? हम अगर इस चार्ज को स्टेशनरी मान लें, इसको हम यहीं पर रख दिए, इसको हम नहीं मूव कर रहे, ये पॉजिटिव चार्ज पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, जब हम इसको इधर खींच के ला रहे हैं, क्या ये अपने आप इधर आएगा? ये किधर जाना चाहेगा? ये इधर जाना चाहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो गया। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है? इसीलिए बोला कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट किधर करवाना है, इस डायरेक्शन में, तो हमको जो एनर्जी लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा एनर्जी मतलब कैसा? पॉजिटिव। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज रिपल्सिव, अगर फोर्स रिपल्सिव है तो वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द टू बॉडीज फ्रॉम इंफिनिटी टू ये लोकेशन। ठीक है, ये तो इसका अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इधर नहीं आना चाहेगा, लेकिन हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? इधर ही ना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही होगा, तो वर्क कैसा? पॉजिटिव। और हम बोले कि वर्क जो है वही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है, तो वर्क पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए वो कैसा एनर्जी स्टोर करेगा? पॉजिटिव। और अगर फोर्स बिटवीन टू बॉडीज कंस्टिट्यूटिंग द सिस्टम इज अट्रैक्टिव, ठीक है, such that two unlike electric charges the body will move at the expense of their own energy such as the system is called negative potential energy। नहीं इंपॉर्टेंट उतना, ठीक है, बस स्टेटमेंट देख लो। दो टाइप का होगा पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब? जब दो, एग्जांपल याद रखो, जब दो लाइक चार्जेस पे फोर्स लगेगा तो कैसा? पॉजिटिव। और अगर अनलाइक चार्जेस का बात हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, क्या हमको फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली खिंचा जाएगा अपने आप अपने एजेंट्स पे, तो इसीलिए वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी सब्स्टिट्यूट करेगा। कोई अब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हाफ की एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाफ की एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होगा? हाफ की एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट किसका? स्प्रिंग का। डिस्प्लेसमेंट किसका? स्प्रिंग का। स्प्रिंग कैसे डिस्प्लेस करेगा? मान लो ये यहां पर हम स्प्रिंग बांध दिए, अब यहां पर हम फोर्स लगा के इसको खींच दिए, यहां पर हम एक फोर्स लगाए इसको खींच दिए, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होगा इसमें, ठीक है, तो वो जितना, ये उसका मीन पोजीशन बोले। अब थोड़ी देर बाद हम देखें क्या कि इस पर फोर्स लगा तो ये ऐसे खींचा गया, तो इसका मीन पोजीशन ये वाला होगी, मान लो इसको मीन पोजीशन, तो यहां से मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट गया तो उसी को एक्स बोलेंगे। अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मीन पोजीशन से कुछ अंदर जाएगा, ठीक है, उसी के हाफ की एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बॉडी के लिए mgh, ठीक है, स्प्रिंग के लिए हाफ की एक्स स्क्वायर, लेकिन है वो पोटेंशियल एनर्जी ही। अब रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ एक रिलेशन है, इससे डिफरेंशियल फॉर्म में बनेगा कि फोर्स जो है वो माइनस ड्यू बाई डी आर होता है, ठीक है, जहां पर u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, u जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो r के टर्म्स में दिया रहेगा, r के टर्म्स में दिया रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है। r क्या है? उसका लोकेशन है। अगर i j k के टर्म्स में रहेगा तो i वाले को i के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब बोला कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा हमेशा, तो मैकेनिकल एनर्जी किससे बना था? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जितना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तीन रेफरेंस पॉइंट लिया है, बोला इस पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगा, जितना काइनेटिक प्लस जितना पोटेंशियल होगा, उतना ही इस पॉइंट पे भी होगा, उतना ही इस पॉइंट पे भी होगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट पे, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, क्या उसका वेलोसिटी 0 है? क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा? नहीं होगा, तो उसके पास क्या होगा? केवल पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल जी कितना होगा? m g, और ये वाला हाइट mgh, ठीक है। तो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितना? mgh प्लस 0, 0 किसके लिए? काइनेटिक के लिए।
ये यहां से पॉइंट बी पे आया, ठीक है, तो पॉइंट बी पे आया तब उसके पास कुछ वेलोसिटी हो गया होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गया होगा। मान लिया वो वेलोसिटी, ये वाला हाइट को स्मॉल एच से डिनोट कर दी, हम बोलिए कि स्मॉल एच हाइट पे उसका वेलोसिटी वी एच है, तो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम इंटू वी एच का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू छोटा एच, एम ग्राउंड से उसका हाइट छोटा एच, ठीक है। और तीसरा पॉइंट सी पे, जैसे ही वो पॉइंट सी पे टकराया क्या उसका हाइट बचा, जब हाइट ही नहीं रहा तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, लेकिन नीचे जब गिरा तो उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हाफ एम वी एफ का स्क्वायर प्लस जीरो, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊपर में उसके पास क्या था, पॉइंट एच पे प्योरली पोटेंशियल था, जो भी एनर्जी था प्योरली पोटेंशियल था। जब नीचे आया, ठीक है, जब नीचे आया प्योरली काइनेटिक, और बीच वाले पॉइंट पे पार्शियली पोटेंशियल पार्शियली काइनेटिक, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट पे जो एनर्जी होगा वो तीनों इक्वल होगा, मतलब ये जो mgh है ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ये तीनों आपस में इक्वल होगा, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। क्या इतना दूर समझ आया, कोई दिक्कत नहीं? तो यहां पर हमारा वर्क, एनर्जी और पावर खत्म हो गया।